कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Budget 21 and 22, we will discuss about the health schemes and rural schemes and the India government कि जो भी बजट आवंटन हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में और हेल्थ स्कीम्स पे, इसकी हमने चर्चा कर ली है। आज बजट 2021-22 के अंतर्गत हम स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती से संबंधित और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए बजट 2020-21 में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं, इस मामले पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की त्रासदी के रूप में आया हुआ एक कोरोना वायरस, जो कि 2020 में काफ़ी तबाही मचा चुका है और आज भी इसकी तीव्रता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और फिर से यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी काफ़ी प्रयास करते हुए अपने यूनियन बजट 2021-22 में स्टार्टअप क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र को काफ़ी सुदृढ़ता और नींव प्रदान करने के लिए अपने इस नए बजट में क्या क्या योजनाएं दी हैं और 2020-21 के बजट में क्या परिचर्चा की गई है, इन सारे सेक्टर्स के बारे में मैं इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहा हूं। स्टार्टअप को क्या वित्तीय सहायता मिली, उद्यमिता विकास में क्या बात हुई और उसके साथ साथ बैड बैंक क्या है और बैड बैंक के बेनिफिट्स क्या हैं, ई अदालत के बारे में चर्चा करूँगा। वैश्विक स्तर पर एनपीए कम करने में सफल बैंक कौन से हैं, पीसीआर के बारे में, सीआरएआर के बारे में और उनके सुधार के बारे में भी चर्चा करूंगा। बिना समय गवाए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण था, लेकिन इस पेश किए गए बजट पर रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काफ़ी दावा किया जा रहा है। बजट में बहुत से सुधारात्मक प्रावधान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट में इसी दिशा में कई अग्रसर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मैं आपसे चर्चा करता हूं कि कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बजट में संजीवनी की ज़रूरत थी, लेकिन वो कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभाव से जल्दी नहीं उबर सकी और कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है और सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पर्यटन पर, होटल पर, निर्माण, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग एमएसएमई, इस पर भी पड़ा है और बड़ी संख्या में आम आदमी और कारोबारी बेरोजगार हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगा और पेश किए गए बजट पर रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काफ़ी ही दबाव है। इसलिए बजट में कई सुधारात्मक प्रावधान करने की कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट में इसी दिशा में कई अग्रसारित कदम उठाने का प्रयास किया गया है। रोजगार सृजन और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में स्टार्टअप और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टार्टअप और उद्यमिता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों के बीच एक बड़ा अंतर भी होता है। स्टार्टअप सभी क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उद्यमिता शुरू करने की संभावना सभी क्षेत्रों में होती है। उद्यमी स्टार्टअप के जरिए दूसरे माध्यम से किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं और बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं और बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत बनाने से अर्थव्यवस्था अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। पिछले सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विनियामक शर्तों के अनुपालन हेतु आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकारी बैंकों विविध माध्यमों से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए की पूंजी मुहैया कराई गई है और सरकार ने 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंकों के गठन को भी मंजूरी दे दी है। अर्थव्यवस्था के मानक जैसे कि उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए भी 2020-21 के बजट में विशेष प्रावधान किए गए थे। स्टार्टअप की बात करें तो हमारे देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जिसमें कई हुनरमंद हैं, लेकिन पैसे के अभाव, जानकारी के अभाव में बेरोजगार हो जाते हैं। देश में स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई है। इसका मकसद है कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराए
और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करे। इस योजना के तहत युवाओं को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें फ़ायदा लेने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जिनका कारोबार 7 या 10 वर्षों में 25 करोड़ से कम का रहा है और आवेदक नए उद्यमी हैं और नए उद्यमों को कारोबार शुरू करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। और कारोबार शुरू करने से पहले उद्यमी को प्रशिक्षण दिया जाता है और नए कारोबारी से कारोबार लागत की 20% राशि कर नहीं वसूल कर सकते हैं। और इसके साथ ही कारोबार सही से नहीं चलता है तो सरकार नए कारोबारियों को 90 दिन के अंदर अपने व्यवसाय को बंद करने की भी छूट देती है और स्टार्टअप स्वरोजगार शुरू करने और दूसरे को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बनता हुआ दिख रहा है। स्टार्टअप की मदद से बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और अगर लोग आत्मनिर्भर होते हैं तो देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना भी आसान होगा। और इसके महत्व को समझते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में टैक्स हॉलिडे की मौजूदा सुविधा को 1 साल तक के लिए और बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप को 31 मार्च 2022 तक कोई कर नहीं देना होगा और इसके अलावा स्टार्टअप को दिए गए कैपिटल गेंस की छूट को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में स्टार्टअप के लिए 830 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और सरकार एकल व्यक्ति वाली कंपनियों के गठन का भी प्रोत्साहन करेगी। OPC के गठन के लिए प्रोत्साहित कर रही है और किसी भी समय किसी भी श्रेणी की कंपनी के रूप में इसको बदलाव करने का और एक भारतीय नागरिक के लिए OPC बनाने में निवास की समय सीमा को 182 दिन से घटाकर 120 दिन कर दिया और अनिवासी भारतीयों को देश में OPC बनाने जैसी सुविधाएं दी जाएगी और कंपनी की श्रेणी में बदलाव के लिए 2 वर्षों की समय सीमा की व्यवस्था की जाएगी। स्टार्टअप कंपनियों को अब पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के बढ़ोतरी करने की भी छूट दी जाएगी और पहले ऐसी स्टार्टअप कंपनियों का मेकअप कैपिटल 50 लाख रुपए और सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नए स्टार्टअप को शुरू और विकसित करने में मदद करने के लिए 1000 करोड़ रुपए स्टार्टअप को दिए हैं। इसे सीड फंड का नाम दिया गया है। इसकी मदद से नए कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और आम जन के जीवन में बेहतरी लाने और स्टार्टअप की राह में पूंजी की कमी बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए इस फंड की घोषणा की गई है, सीड फंड। मौजूदा समय में अनेक स्टार्टअप पूंजी की कमी की वजह से अपने सफ़र के शुरुआत में ही दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन बजट में स्टार्टअप के लिए किए गए प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएंगे। और वित्तीय सहायता की बात करें तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप CGSS की स्थापना की है, जिसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है। स्टार्टअप को ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को DIPP की शर्तों का अनुपालन करना होगा। DIPP से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान ही स्टार्टअप को ऋण मुहैया करा सकेंगे। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी, डिबेंचर, मियादी ऋण आदि के रूप में दिए जाएंगे और DIPP के सदस्य ऋण संस्थान बिना तीसरे पक्ष की गारंटी या संपार्श्विक प्रतिभूति के स्टार्टअप को 5 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई स्टार्टअप इस योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहता है तो उसकी 75% वित्तीय सहायता संस्थान देगा और बची हुई 25% राशि का इंतजाम उद्यमी को अपने पास से करना होगा। और अगर 5 लाख रुपए से कम ऋण मांगने वाले उद्यमियों को 85% तक ऋण वित्तीय संस्थान देगा और 15% राशि की व्यवस्था उद्यमी को स्वयं करनी होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमी को KYC के शर्तों को पूरा करना होगा और वित्त लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड भी वित्तीय संस्थान को देना होगा और CGSS नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के ट्रस्टी से प्रबंधन की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा। उद्यमी का विकास की बात करें
तो किसी उद्यमी द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी नए व्यवसाय को शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE का भी गठन किया गया है, जिसका कार्य होगा कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और आलोक में सरकार द्वारा की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कई ऐसे प्रावधानों की घोषणा की गई है जिसकी मदद से देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार ने ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के लिए 6400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पताल हैं और 2 से 3 स्तर वाले शहरों में गरीबों के इलाज के लिए अधिक अस्पतालों की ज़रूरत है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP आधार पर और भी ज़्यादा अस्पतालों की स्थापना का प्रस्ताव है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। बजट में 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन के लिए 50 लाख परिवारों को 58 लाख स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। और स्वास्थ्य, कृषि, संबद्ध क्षेत्रों आदि में उद्यमिता के विकास की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों में उद्यमी नए कारोबार शुरू करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं और आने वाली पूंजी की कमी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से दूर कर सकते हैं। और छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए का ऋण बिना जमानत के दिया जाता है। मुद्रा ऋण की ब्याज दरें दूसरी तरह के ऋणों के मुकाबले कम हैं और इस योजना का मकसद MSME उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। एक ऐसी योजना जो अपने आगाज के दिनों से ही असंगठित क्षेत्रों में लाखों की संख्या में रोजगार सृजन करने का कार्य कर रही है और 3 वर्गों शिशु, किशोर और तरुण में बांटा गया है। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ सभी कारोबारी इकाइयों जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, मशीन ऑपरेटर, पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग, लघु और छोटे कारोबारी और किराना जनरल स्टोर चलाने वाले दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी खोमचे वाले, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर वाले, शिल्पकार, पेंटर, रेस्तरां चलाने वाले, साइकिल और बाइक रिपेयर करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन यह बिंदु है बैड बैंक। बैंकिंग व्यवसाय में नफ़ा नुकसान होता रहता है। अधिकांश मामले में नुकसान की वजह गिरवी रखी परिसंपत्ति का समय पर नहीं बेचा जाना है। इसलिए बैंक ऐसे कार्यों में कुशल नहीं होते हैं, इसलिए बैड बैंक के गठन का फैसला किया गया। परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी ARC का अस्तित्व पहले से हमारे देश में है, लेकिन बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA को कम करने में विफल रही है। ये बाजार से बहुत कम कीमत पर बैंकों में गिरवी बंधक रखी परिसंपत्ति को खरीद रही थी। इसीलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बैड बैंक बनाने की घोषणा की गई है, जो कि समय की मांग है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आम जन और कारोबारियों की आय में भारी कमी आई है। इस वजह से
वे ऋण की किस्त और ब्याज चुकाने में असमर्थ है। इससे बैंकों के एनपीए में भारी भरकम इजाफा होने की संभावना है। सरकार बैड बैंक के तहत एआरसी और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी की मदद से बैंक के एनपीए को कम करने की कोशिश करेगी। एआरसी और एएमसी का उद्देश्य बड़े दबावग्रस्त ऋण खातों का समाधान प्रस्तुत करना है, जिनका एक्सपोजर एक से अधिक बैंकों में है। एआरसी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए काम करेगा और एएमसी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, विपणन, परिसंपत्ति की वास्तविक मूल्य की वसूली आदि का काम करेगा। बैड बैंक में सरकार कोई निवेश नहीं करेगी और न ही इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी होगी। बैड बैंक बाजार भाव पर बैंकों से उनका डूबा कर्ज खरीदेगा, जिससे अधिक एनपीए वाले बैंकों की बैलेंस शीट साफ सुथरी हो जाएगी और उन्हें कारोबार के लिए पूंजी जुटाने में आसानी होगी। बैड बैंक के कई मॉडल हो सकते हैं। सभी सरकारी बैंकों के लिए एक बड़ा बैड बैंक हो सकता है या एक की जगह कई बैड बैंक बनाए जा सकते हैं। बैड बैंक में सभी बैंकों के एनपीए खातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस बैंक के शुरुआत में 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपए तक की एनपीए राशि शामिल की जा सकती है। इसकी स्थापना 2 से 3 महीनों के अंदर किए जाने का अनुमान है। आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर में बजट 2021-22 के अंतर्गत मैंने स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग सेक्टर में बैड बैंक के बारे में पढ़ाया है। आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा वैश्विक स्तर पर एनपीए कम करने में कौन कौन से बैंक सफल रहे, बैड बैंक के फ़ायदे क्या हैं, ई अदालत क्या है, पीसीआर किस प्रकार से बढ़ती है, पुनर्पूंजीकरण क्या होता है, सीआरआर में सुधार कैसे होगा, बाजार से पूंजी कैसे मिलती है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताऊंगा। किसी ऋण को बढ़ाने का लक्ष्य, डिजिटलीकरण, बुनियादी सेवाओं के लिए डीएफआई और कंक्लूजन बताऊंगा मैं आपको इस लेक्चर का। तो मेरे लेक्चर्स पे बने रहें। मेरे बजट सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में रूरल इंडिया, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हेल्थ स्कीम्स और आज के चौथे लेक्चर में मैंने स्टार्टअप, उद्यमिता और बैड बैंक के बारे में चर्चा की। अभी स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग में एक लेक्चर और बनेगा, जिसमें मैं बैंक स्तर पर एनपीए कम करने के सफल बैंक कौन से रहे, बैड बैंक के फ़ायदे क्या हैं, इन सब पर चर्चा करूँगा। ये लेक्चर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये टॉपिक। अभी मैंने तीसरे टॉपिक का आधा डिस्कस किया है। मेरे चैनल का नाम है कॉमटेरिया। मेरे चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मैं बजट को कई पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आगामी यूपी पीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी और किसी प्रकार के भी प्रांतीय सिविल सेवाएं और राज्य की 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में, एसएससी और ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में भी ये लेक्चर्स काफ़ी प्रभावी होंगे। बजट किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो बजट के अंतर्गत ये लेक्चर्स आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरे लेक्चर्स तक पहुँचने में सहजता प्राप्त होगी। कॉमटेरिया का लक्ष्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉमटेरिया। धन्यवाद।